हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की वीडियो में हम नए एक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005, यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो आप सब भी अपना बेयर एक्ट अपने पास रखिएगा। हम इसकी वन बाय वन करके सेक्शन को कवर करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्ट को। इस एक्ट का जो नंबर था वो 43 था। इस एक्ट में टोटल सेक्शन 37 है और इसको सहमति मिली थी 13 सितंबर 2005 को। इसको एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया था। इसमें टोटल 37 सेक्शंस हैं, 5 चैप्टर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस एक्ट का प्रियम्बल या इसका ऑब्जेक्ट क्या था, क्या पर्पस था इस एक्ट को बनाने का। इस एक्ट को बनाने का जो पर्पस था वो था जो महिलाएं जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है उनको प्रोटेक्शन देना, उनका संरक्षण करना, और जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिए गए हैं उनको इफ़ेक्ट में लाना। तो आइए हमने जाना है इसका पर्पस क्या था। अब देखते हैं सेक्शंस को। तो आप सबसे पहले सेक्शन देखेंगे 1, जिसमें नेम एक्सटेंड एंड कमिटमेंट के बारे में बात करता है, जो कि होल ऑफ इंडिया पर लागू होगा। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन में आप इसकी सारी ही क्लोजेस से एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, बट जो इम्पोर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो 4-5 है। तो आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि ए में क्या बताया गया, एग्रीव्ड पर्सन बताया गया। कौन होगा एग्रीव्ड पर्सन? एनी फीमेल, वुमेन शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया है, महिला, यानी एग्रीव्ड पर्सन सिर्फ महिला होगी, यानी कि मेल के साथ घरेलू हिंसा इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ महिला को गवर्न किया गया है। तो जो भी प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रह रही होती है। प्रत्यार्थी क्या होता है वो हम जानेंगे आगे। तो आइए देख लेते हैं अब। तो जिसके साथ प्रत्यार्थी क्या करता है, घरेलू हिंसा करता है, वो एग्रीव्ड पर्सन या एग्रीव्ड मतलब महिला बोल सकते हैं, एग्रीव्ड पर्सन ही कहलाएगी वो। तो आइए आगे देखते हैं घरेलू नातेदारी क्या होती है। घरेलू नातेदारी वो होती है, ये बताया गया है 2F में, जब वो प्रत्यार्थी के साथ क्या कर रही होती है, साझी गृहस्थी में रह रही होती है या रह चुकी है पहले। तो ऐसे में क्या कर रही है वो, जब वो साझी गृहस्थी में रह रही होती है, किस तरीके से, या तो संपृक्तता के थ्रू, या फिर विवाह के थ्रू, या फिर दत्तक ग्रहण, इसमें लिविंग रिलेशनशिप भी आएगा। तो इन सब चीज़ों से जब अराइज होती है तो वो क्या कहलाती है कि वो घरेलू नातेदारी में रह रही है, जब वो साझी गृहस्थी में रह रही होती है प्रत्यार्थी के साथ में। आइए नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे हम 2Q, यानी कि रेस्पोंडेंट कौन होता है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है रेस्पोंडेंट के लिए, अडल्ट मेल, यानी कि वयस्क पुरुष को ही यहाँ पर प्रत्यार्थी माना है। लेकिन 2016 में केस आया था जिसमें इस शब्द को की संवैधानिकता पर चुनौती दी गई थी और कहा था, उस केस का नाम है हीरालाल हरसोरा वर्सेस नरोत्तम लाल हरसोरा। उसमें बोला गया था कि ये जो शब्द है कि वयस्क पुरुष, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ महिला के साथ घरेलू हिंसा केवल पुरुष के साथ ही नहीं की जाती है, पुरुष द्वारा ही नहीं की जाती है। उसमें पुरुष की माँ, बहन या भाभी या और कोई भी जो फीमेल उस गृहस्थी में रह रही होती है उनके द्वारा भी घरेलू हिंसा होती है। तो तब से यहाँ पर एनी पर्सन शब्द का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे साझी गृहस्थी। तो जो साझी गृहस्थी होती है वो ओन्ड भी हो सकती है और वो रेंटेड भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 3 क्या कहती है। सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लोज, उसकी जो ये डोमेस्टिक वायलेशन है उसकी डेफिनेशन की बात करती है। तो घरेलू हिंसा क्या होता है, इसमें 4 क्लोजेस दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्लोज से बात करती है। फर्स्ट क्लोज में बताया गया है, जब किसी भी महिला के साथ, किसी भी वुमेन के साथ फिजिकली या मेंटली इंजर्ड किया जाता है, उसको हार्म किया जाता है, वो किस तरीके से अब्यूज़ करके, किस तरीके से अब्यूज़, चाहे वो फिजिकली अब्यूज़ हो, चाहे वो सेक्सुअली अब्यूज़ हो सकता है, वर्बली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, और इकोनॉमिकली अब्यूज़ हो सकता है, यानी कि दुरुपयोग। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम इसके और क्लोजेस को देख लेते हैं। बी क्लोज में बताया गया, जब किसी भी महिला के साथ जो साझी गृहस्थी में रह रही होती है उससे दहेज की मांग की जाती है, या फिर उससे किसी भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की या किसी प्रॉपर्टी को मांगने की धमकी दी जाती है, मतलब मांग की जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो वो क्या कर रहा है, घरेलू हिंसा कर रहा है। सी पॉइंट क्या बात करता है। सी पॉइंट में कहा गया है, जो ए और बी के जो 2 पॉइंट है, इन दोनों की यदि धमकी दी जाती है उसको, तो वो क्या कर रहा है, घरेलू हिंसा कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे
डी पॉइंट बोल देंगे अगर किसी और वे में उसको क्षति पहुंचाता है फिजिकली या फिर मेंटली, वो सब भी इसके अंतर्गत आएगा। अब हम जान लेते हैं एब्यूज़। जो हमारा शारीरिक दुरुपयोग होता है उसमें क्या आता है, उसमें शारीरिक पीड़ा, मारना पीटना, ये सब चीज़ें आती हैं। जो लैंगिक दुरुपयोग होता है उसमें क्या आता है, उसमें महिला की गरिमा को चोट ठेस पहुंचाना, तिरस्कार करना, अपमान करना, ये सब आएगा। उसके बाद हम देखेंगे मौखिक और भावनात्मक, जैसे कि संतान न होने पर उसको ताने मारना, अगर बच्चे हो रहे हैं तो लड़का ना पैदा होना, तो इस तरीके से उसका तिरस्कार किया जाता है, उसका उपहास उड़ाया जाता है, वो इमोशनल एंड वर्बल में आएगा। उसके बाद देखेंगे हम इकोनॉमिक है, जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, आर्थिक चीज़ें, उनसे उनको वंचित करना, है ना। और जो भी उसको वो दिया गया है जो रूढ़ी प्रथा के अकॉर्डिंग, जैसे उसका मंगलसूत्र छीन लेना, या कोई ऐसा स्त्री धन है उसको उससे वंचित कर देना, या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करना, या कोई प्रॉपर्टी है जिसमें दोनों का हिस्सा है उसको बेच कर अलग मतलब व्यनित कर देना, उसको उससे वंचित कर देना, ये सारा आर्थिक दुरुपयोग में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अध्याय 3 आ जाएगा, यहाँ से सेक्शन शुरू होते हैं 4। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी हो सकता है, चाहे वो एग्रीव्ड हो सकता है या कोई और पर्सन हो सकता है, जब उसे ऐसा लगता है कि किसी भी महिला के साथ या फीमेल के साथ क्या हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, होने की संभावना है, तो वो इस बात की जानकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे देगा। और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, उस जानकारी को मतलब उस पर एक्शन लेगा, और जो पर्सन उसको इन्फॉर्मेशन देगा उसके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही नहीं की जाएगी। उसके बाद धारा 5 आती है, जो ड्यूटीज़ की बात करती है। किस किस की ड्यूटीज़ की बात करती है, वो बात करती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की और मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ की बात करती है। ये जब तीनों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, तब वो जो एग्रीव्ड पर्सन होता है उसको बताएंगे कि आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग इतने रिलीफ प्रोवाइड है। जो धारा अब बढ़ेगी 18, 19, 20, 21, यानी कि जो हम ये अपना देखेंगे निवास आदेश, संरक्षण आदेश, कस्टडी ऑर्डर देखेंगे, और धनिया अनुतोष देखेंगे, कंपनसेशन वाला देखेंगे, तो ये सारी इन चीज़ों के बारे में बताएगा। उसको बताएगा कि आपको सर्व संरक्षण अधिकारी की सुविधा उपलब्ध है, आपको सेवा प्रदाता की सुविधा उपलब्ध है, आपको फ्री लीगल एड दी जाएगी, आप CRPC में 498A के अकॉर्डिंग भी प्रोसीजर ले सकते हैं। और अगर जो ये पुलिस ऑफिसर होता है उसको अगर ये या फिर ये सर्विस प्रोवाइडर है या प्रोटेक्शन ऑफिसर है या मजिस्ट्रेट है, इनको लगता है कि मामला अगर संज्ञान का है तो वो FIR भी कर लेगा। उसके बाद आते हैं 6। धारा 6 क्या बात करती है, आश्रय गृहों के बारे में बात करती है, यानी कि शेल्टर होम्स के बारे में बात करती है। तो जब वो रिक्वेस्ट करती है तो एग्रीव्ड पर्सन या फिर से उसके बिहाफ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इंचार्ज से, जो शेल्टर होम का इंचार्ज है, तो उसके लिए शेल्टर होम भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम धारा 7 बताते हैं, जो मेडिकल की बात करते हैं, तो जो मेडिकल इंचार्ज होता है उससे उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ दिलाई जाएंगी। धारा 8 आती है, धारा 8 बात करती है जो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और कोशिश ये करेगी कि वो ऑफिसर फीमेल हो, वुमेन हो, अगर संभव हो सकता है तो। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है इसकी ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट के साथ जिससे मामले का निपटारा कराने में उसकी सहायता करेगा। जो भी उसके क्षेत्र में जिस किसी भी तरीके की जो भी घरेलू हिंसा हो रही है उसकी जो जानकारी उसको रिपोर्ट में मिल रही है वो सब उस तक पहुँचाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके आप देख लीजिएगा मेंस के अकॉर्डिंग पूरा इसमें ड्यूटीज़ को डिफाइन किया गया है। उसके बाद देखेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, धारा 10 बताती है कि जो भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है या कंपनी एक्ट है, उनमें दोनों में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रीकृत हैं, वो क्या होगा, सेवा प्रदाता होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा। उसके बाद ड्यूटीज़ यानी कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ की बात करती है धारा 11, जो बात करती है कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होगी, वो क्या करेगी, वो एडवर्टाइजमेंट करेगी, पब्लिसिटी कराएगी मीडिया के थ्रू, अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग चलाएगी इस तरह की, और जो भी वो है आपका कोऑर्डिनेशन बैठाएगी किस किस के बीच में, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर जो लॉ डिपार्टमेंट है, इन दोनों के बीच में समन्वय बैठाएगी। उसके बाद जो मिनिस्ट्रीज़ के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बना सकती है, तो ये सारी ड्यूटीज़ गवर्नमेंट की होंगी। उसके बाद धारा 12 आती है, 12 में क्या बताया गया, मजिस्ट्रेट को आवेदन। तो जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है या अन्य व्यक्ति जो आपका
प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लगा सकता है इस बात की, घरेलू हिंसा की। उसके बाद हम देखेंगे जब मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाई जाती है तो एप्लीकेशन पाने के 3 दिन में पहली सुनवाई वो कर देगा मजिस्ट्रेट। अगर 3 दिन के अंदर अंदर सुनवाई कर देगा और 60 दिन के अंदर अंदर मामले का निपटारा कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे धारा 13 आती है। धारा 13 बात करती है सूचना की तामीली, यानी कि सर्विस टू नोटिस। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू 2 दिन के अंदर अंदर रिस्पोंडेंट को नोटिस भिजवा देगा कि आपके खिलाफ में एप्लीकेशन लगाई गई है तो आप आ जाइए। 2 दिन के अंदर अंदर करा देगा। उसके बाद हम काउंसलिंग करवाएंगे। 14 सेक्शन बात करती है काउंसलिंग की। दोनों को बुलाकर काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी अकेले कर सकते हैं, अदर ऑप्शन दे सकते हैं कि आप इस प्रोसीडिंग से ना करके सिर्फ काउंसलिंग करा देगा, अदर ऑप्शन बता देगा। और इस मामले यदि वो काउंसलिंग के लिए मान जाते हैं तो 2 माह के अंदर अंदर मामले का वो कर दिया जाएगा, निपटारा कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं 15 कहते हैं विशेष कल्याण विशेष की सहायता भी उनको दिलाई जा सकती है। 16 बात करती है प्रोसीडिंग इन कैमरा होगी, यानी कि बंद कमरे में होगी। धारा 17 बात करती है साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार की बात करती है। जो फीमेल है जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेशन हो रहा है उसको साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार दिया है और वो वहाँ रह सकती है। उसके बाद आता है 18 क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करता है। मजिस्ट्रेट को अगर प्राइमा फेसी ऐसे लगता है कि यहाँ डोमेस्टिक वायलेशन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर निकाल सकता है और वो क्या निर्देश दे सकता है कि उसको उसके साथ घरेलू हिंसा ना की जाए। अगर कोई इसकी सहायता दुष्प्रयोग कर रहा है तो उससे रोक देगा, या फिर जहाँ पर वो अगर फीमेल है कोई जॉब कर रही कहीं जाती है वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेशन करने वाले पर्सन को रोक देगा। बालिका है तो उसके स्कूल में जाने से रोक लगा देगा कि आप वहाँ पर नहीं जाएंगे। उसके बाद संपर्क बनाने से रोक सकता है, मौखिक बना रहा है या दूरभाषी बना रहा है, किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर रहा है उसको वो रोक देगा। और कोई भी डिस्पोजल प्रॉपर्टी का करने से रोक सकता है। उसके बाद जो भी आश्रित है, जो भी डिपेंडेंट है, जो एग्रीड पर्सन है जिसके उसकी जो उसके ऊपर डिपेंड है, जो उनके साथ भी अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो उस चीज़ को भी रोकने का आदेश वो दे सकता है। उसके बाद आता है निवास आदेश। निवास आदेश में क्या है कि प्रत्यार्थी को साझी गृहस्थी में विघन डालने से उसको रोक सकता है ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। प्रत्यार्थी को साझी गृहस्थी में स्वयं हट जाने का निर्देश दे सकता है, या फिर जो प्रत्यार्थी है या उसके नातेदार हैं उनको साझी गृहस्थी में प्रवेश करने से रोक सकता है, या फिर उसको जो साझी गृहस्थी है उसको व्यनित करने से, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का मतलब उसको बेचने से या इन सब चीज़ों से मना ही कर सकता है वो। उसके बाद आता है मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है नेक्स्ट। हाँ, लेकिन जो उस घर में कोई महिला डोमेस्टिक वायलेशन कर रही है उसको वहाँ से निकलने का वो ऑर्डर नहीं देगा। जो मेल है ये सब उनके लिए बताया गया है। 20 में बताया गया धनीय अनुतोष उसको दिलाया जाएगा, मॉनेटरी रिलीफ भी उसको दिया जा सकता है। उसमें क्या होगा कि जो भी उस खर्चे हुए हैं उन सब खर्चों को उनको दिलाएगा। एक गरीब पर्सन को जो भी हानि हुई है उसको दिलाएगा, जो भी लॉसेस हुए हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो चिकित्सा मेडिकल की तरफ से, मेडिकल की वजह से हुए हैं, मार पिटाई में जो भी उसने अपना ट्रीटमेंट कराया है उनकी वजह से हुए हैं, हॉस्पिटल के वो सब। जो संतान है उसका संतान का मेंटेनेंस दिला सकता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। और जो भी इसका जो क्राइटेरिया होगा वो पर्याप्त, उचित और युक्त होगा। और ये क्या करता है, मंथली भी इसको पेमेंट कराई जा सकती है। जो भी धनीय अनुतोष बनेगा वो मंथली भी कराया जा सकता है। और अगर वो देने में असफल रहता है, अगर वो नहीं देता है प्रत्यार्थी, तो मजिस्ट्रेट जहाँ भी वो जॉब करता है वहाँ पर उसकी सैलरी का एक भाग, या अगर कोई ऋणी है तो उसका वहाँ से एक भाग वो वसूल सकता है मजिस्ट्रेट। उसको अभिरक्षा आदेश यानी कि चाइल्ड की कस्टडी का ऑर्डर भी अग्रीड पर्सन के फेवर में निकाल सकता है। और चाहे तो वो प्रत्यार्थी को मिलने की अनुमति दे सकता है, बट अगर लगता है कि वो मिलना भी उसका हानिकारक है तो उससे भी वो रोक सकता है। उसके बाद आता है 22 प्रतिकर आदेश। उसको प्रतिकर यानी कंपनसेशन भी दिलाया जा सकता है धारा 22 के हिसाब से। जो भी उसको फिजिकली या मेंटली परेशानी हुई है, कष्ट हुआ है, उन सब का वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन दिला सकता है। उसके बाद आता है 23 में एक पक्षीय आदेश और एक पक्षीय अंतरिम आदेश और एक पक्षीय आदेश देने की पावर है मजिस्ट्रेट को। वो क्या कर सकता है, एक पक्षीय अगर समाधान होने पर उसको लग रहा है प्राइमा फेसी कि हाँ मामला बन रहा है और घरेलू हिंसा हो रही है तो वो एक पक्षीय आदेश भी निकाल सकता है।
उसके बाद आता है 24, धारा 24 क्या बात करती है, निःशुल्क प्रतियों की बात करती है कि उन आदेशों की जो कॉपी हैगी वो पक्षकारों को और पुलिस ऑफिसर को निःशुल्क दी जाएगी। उसके बाद धारा 25 बात करता है कि आदेशों की जो अवधि है उनमें उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जितने भी ऑर्डर्स निकाले गए हैं, जो हमने देखे हैं, रिलीफ जो दिए गए हैं, उनमें क्या किया जा सकता है, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है 27 क्या बात करती है, ज्यूरिडिक्शन की बात करती है, अधिकारिता की बात करती है। तो जहाँ पर जो व्यथित व्यक्ति है, एग्रीड पर्सन है, रह रहा है, काम कर रही है, या जो रिस्पोंडेंट है वो जहाँ रहता है या काम करता है, या फिर जहाँ कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वहाँ पर किसी भी इन तीनों क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, वहाँ के मजिस्ट्रेट को अधिकारिता होगी मामले को सुनने की। धारा 28 प्रक्रिया की बात करता है, जो कि सीपीसी के अकॉर्डिंग की जाएगी, जितने भी ऑर्डर्स निकाले गए हैं वो। लेकिन धारा 12 और 23 जो है वो अपने हिसाब से भी कर सकता है। 23 में एक पक्षीय और अंतरिम आदेश निकालने की शक्ति है, और 12 में मजिस्ट्रेट पर जब एप्लीकेशन फाइल की जाती है। उसके बाद आता है 29, अगर कोई भी पक्षकार अगर अपील करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। उसके बाद आती है धारा 30। धारा 30 में बताया गया है कि जो ये सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी होंगे, इनकी ये क्या होंगे, इनके तो ये से एज ए पब्लिक ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट के रूप में देखे जाएंगे, लोक सेवक होंगे। ये इनकी स्थिति होगी वो लोक सेवक की स्थिति होगी। उसके बाद 31 आते हैं, जो प्रत्यार्थी है यदि वो आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसको क्या किया जा सकता है, 1 साल की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद धारा 32 आती है, जो इसमें क्या होगा, जो नेचर होगा ऑफेंस का वो क्या होगा, संज्ञेय होगा और जमानतीय होगा। उसके बाद देखेंगे 33 में बताया गया है, अगर संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों को फुलफिल नहीं करते हैं तो उनको भी 1 साल की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 34 बात करती है, अगर गुड फेथ में संरक्षण अधिकारी कार्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और उसके यदि की जाती है तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेकर ही की जाएगी। उसके बाद धारा 35 बात करती है, ये जो मैंने बात बताई ये धारा 34 की बताई है कि भाई कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाएगा। और धारा 32 बात करती है कि सद्भावपूर्वक यदि कोई संरक्षण किया जाता है, कोई भी अधिकारी इस तरीके से वो करता है तो उसके अधीन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद धारा 36 आती है। 36 क्या कहती है कि इस अधिनियम के होते हुए अन्य कोई विधियां हैं जो इस तरह से डील करती हैं, उनका अल्पीकरण नहीं किया जाएगा। धारा 37 यहाँ पर नियम बनाने की शक्ति दी गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज मैंने बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन कराया है इस बेयर एक्ट का, इस अधिनियम का, तो आपको शायद ये हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।